कुछ राहत आती नहीं है कि परेशानी की खबर आनी शुरू हो जाती है और ये फिर हो रहा है। अब जेफरीज एक नया आंकड़ा ढूंढ के लाए हैं। उन्होंने रिसर्च कर ली है, हालांकि रिसर्च क्या है, बात की है कहते हैं, और वो 320 अरब डॉलर की खतरे की घंटी बजा रहे हैं। जेफरीज का कहना है कि विदेशी निवेशक भारत से कितना भी पैसा निकाल चुके हों, भारी भगदड़ मची है, जबरदस्त बिकवाली हुई है, तो कोई बताने की बात नहीं है। लेकिन जेफरीज का कहना है अब भी, आज की तारीख में, जब सितंबर 2024 से अब तक वो बहुत बुरी तरह पैसा निकाल चुके हैं, इसके बावजूद वो अभी भारत पर उनका रुख पलटने के आसार नहीं दिख रहे हैं। और उन्होंने किया क्या है जेफरीज ने? उन्होंने इमर्जिंग मार्केट फंड्स को मैनेज करने वाले, अमेरिका में जो दुनिया भर में इमर्जिंग मार्केट में पैसा लगाने वाले फंड मैनेजर्स हैं, उनसे बात की है। और उनके हिसाब से ये, और एक आध लोगों से नहीं, ऐसे 70 फंड मैनेजर से उन्होंने बात की, उनका कहना है। और जो कुल मिला के ये 320 अरब डॉलर का फंड मैनेज करते हैं, उनका पैसा उनके हाथ में इमर्जिंग मार्केट में लगाने के लिए 320 अरब डॉलर है, जिसको मैनेज करने वाले करीब 70 फंड मैनेजर हैं, बड़े फंड मैनेजर्स हैं ये। और इनका कंसेंसस है, आम सहमति है कि वो भारत पर अंडरवेट हैं। अंडरवेट का अर्थ होता है इनकी जुबान में कि हम इसको थोड़ा हल्का रखना चाहते हैं या हल्का करना चाहते हैं जितना अभी है। और अंडरवेट की गणित भी बताई है उन्होंने। मार्च 2026 में इनका आंकड़ा है 320 अरब डॉलर का। और वो कह रहे हैं अब उनमें से 61% लोग भारत पर अंडरवेट हैं। और पोजिशनिंग क्या है? 0.4 परसेंटेज पॉइंट्स अंडरवेट। ये यानी उनका जो एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट का बेंचमार्क है, उससे वो 0.4% वजन कम रखना चाहते हैं भारत पर। ये अंडरवेट का वैल्यूएशन है, अंडरवेट का आंकड़ा है कि हम कितना वजन कम रखना चाहते हैं, यानी कि इतना पैसा हम इसमें भारत में कम रखना चाहते हैं। अब वो इनमें से कितने वहां पहुंच गए हैं, कितने नहीं पहुंचे हैं, एक अलग सवाल है। तो अभी ये कह रहे हैं हमने पिछले कुछ हफ्तों में अमेरिका में 50 से ज्यादा बड़े इन्वेस्टर से बात की है, और उनके हिसाब से भारत एक कंसेंसस अंडरवेट है। और उसमें क्या है हाल में, इससे बड़ी बात ये, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं लगता है कि जल्दी ये बदलने वाली है सूरत, यानी कि उनकी राय भारत के बाजार के बारे में या भारत में पैसा लगाने के बारे में बहुत जल्दी में बदलने वाली हो, ऐसा नहीं है। तो एक बड़ी चिंता उनकी है रिलेटिव वैल्यूएशन। कैसा वैल्यूएशन है और कैसी ग्रोथ आने जा रही है, भारत के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं, भारतीय कंपनियों की कमाई में कैसी तेजी आने वाली है, इसके मुकाबले जो वैल्यूएशन सामने है, वो अभी उनको चिंताजनक दिखाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो उनका कहना है कि जो विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआई जिनको कहा जाता है, वो चाहते हैं कि एआई ऑब्लिक ड्रैम थीम। एआई आप जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अब ड्रैम क्या है इसके साथ में? वो है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एआई के लिए इस्तेमाल होने वाला रैम है, जो कंप्यूटर्स में या प्रोसेसर्स में लगता है, जो डायनेमिक रैम कहलाता है। तो ये थीम नहीं जुड़ रही है कि अब आप ड्रैम कैपेसिटी जिसके पास होगी, जिसके बाद मेमोरी की बड़ी वॉल होगी, वो उतना एफिशिएंट एआई चला पाएगा। तो इसलिए ये दोनों थीम, उनका कहना है कि भाई भारत में कहीं कोई थीम दिख रही है, कोई कहानी दिख रही है, कोई इन दोनों थीम में से किसी एक पे काम कर रहा है। अगर ये कहानी आगे बढ़ती दिखे तो फिर हम शायद विचार बदलें, लेकिन अभी दिख नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब क्या है, एक चीज हो सकती है, जेफरीज का कहना है वो है कि कोई नया आइडिया क्लिक कर जाए कि नहीं साहब, हम हार्ड एसेट्स में जाना चाहते हैं, या कोई नया आइडिया आ जाए। तो हार्ड एसेट्स क्या हैं? पावर है, हॉस्पिटल्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, रियल स्टेट है। तो ये हो सकता है कि या तो वो हार्ड एसेट्स की तरफ लौटने की सोचें, तब वो भारत पे दोबारा बुलिश हो जाएंगे या जागृत हो जाएंगे भारत को लेके। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर यहां से कोई नया आइडिया आ जाए। अब वो नया आइडिया क्या होगा, ये तो जाहिर है आज की तारीख में नहीं बताया जा सकता है। जब वो आइडिया क्लिक कर जाएगा, जब वो आइडिया उनको पसंद आ जाएगा, भारत में लोगों को पसंद आ जाएगा, यहाँ चलेगा, तो बाहर भी बात फैलेगी, और उसके बाद हो सकता है कि उनके विचार इस पे बदलें। लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि रिलेटिव वैल्यूएशन ग्रोथ के सामने वो बड़ा की कंसर्न बना हुआ है। और एमएससीआई इंडिया का जो इंडेक्स है, वो ट्रेड कर रहा है 19.8 की पीआई पर, यानी कि जो
उनका आने वाले साल में जो कमाई की उम्मीद है किसी कंपनी से, या उनके जो बास्केट है उसके उसकी जो कमाई होने की उम्मीद है, उसके मुकाबले वो 19.8 गुना पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। और ये इमर्जिंग मार्केट के जो दूसरे बाजार हैं, जो भारत जैसे दूसरे मार्केट्स हैं, उनके मुकाबले इसमें 70% प्रीमियम दिखाई पड़ रहा है। तो जाहिर है 70% महंगा है भारत बाकी दुनिया के इस तरह के बाजारों के मुकाबले। तो ये जो वैल्यूएशन प्रीमियम है, इनका कहना है कि ये वैल्यूएशन प्रीमियम जो 70% का प्रीमियम है, ये 10 साल के एवरेज के साथ है। मतलब 10 साल का एवरेज ऐसा ही रहा है, तो ये 70% का प्रीमियम कोई बड़ी चिंता की बात नहीं है। बावजूद इसके कि जो भारत में अर्निंग्स पर शेयर की ग्रोथ है, वो बाकी पेयर्स के मुकाबले, यानी जिन देशों से हमारा मुकाबला होता है, उनके मुकाबले करीब 49 परसेंटेज पॉइंट कम है कैलेंडर ईयर 26 और वित्त वर्ष 27 में। तो ये कम दिख रहा है कि कमाई कम दिख रही है उनके मुकाबले, लेकिन फिर भी वैल्यूएशन प्रीमियम मिल रहा है। तो और उसके साथ वो कह रहे हैं कि अगर एआई से जुड़ी हुई अर्निंग अपग्रेड साइकिल को अगर हटा दें, खास तौर पे वो 3 कंपनियां हैं बड़ी जो एआई से जुड़ी हुई अर्निंग साइकिल को आगे बढ़ाती हैं, वो हैं सैमसंग, एसके हाइनिक्स, ये 2 साउथ कोरिया की कंपनियां हैं, और टीएसएमसी, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो दुनिया में सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। तो इन 3 को अगर हटा देते हैं, तो फिर भारत की ईपीएस ग्रोथ तब भी इमर्जिंग मार्केट से पीछे है। ऐसा नहीं है कि इन 3 कंपनियों की वजह से भारत पिछड़ा हुआ है, उनके बाद भी बाकी कंपनियों के मुकाबले भी भारत की जो ग्रोथ है कमाई की, वो बहुत इंप्रेसिव नहीं दिख रही है। फिर एक बड़ी चिंता यहाँ रुपया है, रुपए की कमजोरी। हालांकि रुपया पिछले 2 दिनों में काफी तेज हुआ है, लेकिन फिर भी जेफरीज का कहना है कि भारतीय रुपया मेजर करेंसीज में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाली करेंसी रही है, कमजोर रही है, जो करीब करीब 5% इसी साल में गिर चुकी है। और सितंबर 2024 से अगर आप जोड़ेंगे तो लगभग 13% वो डॉलर के सामने गिर चुका है। और ये आमतौर पे इसका कारण भी है कि कैपिटल अकाउंट फ्लो, जो यहाँ से पैसा बाहर जा रहा है, वो उसका कारण है। और साथ में एक और परेशानी उनको दिखाई पड़ रही है भारत के लिए, वो है मॉनसून की कमजोरी, एल नीनो का इम्पैक्ट। उनका कहना है कि करीब अभी 10% बिलो नॉर्मल प्रोजेक्शन हो रहा है। हालांकि इससे बड़ी चिंता अब सामने आती दिख रही है। अब खबरें ये आ रही हैं कि मॉनसून गायब हो गया है और अब 65% डिफिसिट आ सकता है बारिश में। जो मॉनसून चला था और रफ्तार पकड़ रहा था, लेकिन अचानक मॉनसून के बादल गायब होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये बात इस रिपोर्ट में नहीं है, ये अलग से आई हुई खबर है। तो जो बड़ी अंडरवेट पोजीशनिंग दिखा रहा है जेफरीज कि सब तरफ माहौल खराब है, हवा खराब है, इसके बावजूद उनका कहना है कि एक उनको लगता है कि हार्ड एसेट्स की तरफ अगर नजर घुमा ली जाए तो वो फायदेमंद हो सकती है। वो फिर पावर यूटिलिटीज, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स और रियल एस्टेट। इसमें जो जेफरीज का मॉडल पोर्टफोलियो है, वो इन सेक्टर्स पर करीब 20% एलोकेशन दे रहा है, जबकि एमएससीआई इंडिया का जो बेंचमार्क है, वो इनके लिए सिर्फ 8% रखता है। तो ये अब इस रिपोर्ट का कहना है कि एमएससीआई इंडिया बेंचमार्क में इंडस्ट्रियल और पावर यूटिलिटीज अब सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है, सबसे दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है 13% के वेटेज के साथ। जबकि सबसे बड़ा अभी भी बैंकिंग है 20% वेटेज के साथ। और इसमें वो जो टॉप पिक्स दे रहे हैं उनके हिसाब से हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, एईएसएल, प्रीमियर एनर्जीज, जीएमआर एयरपोर्ट्स, लोढ़ा और जीपीएल। और इसमें भी अभी वो एफआईआई अभी भी पोजीशन अपना हल्का रखे हुए हैं, वो आगे बढ़ते दिख नहीं रहे हैं। और इनको ये लगता है अभी, लेकिन अब जेफरीज का अपना कहना है कि आने वाले साल में वित्त वर्ष 26-27 और वित्त वर्ष 27-28 में अर्निंग्स ग्रोथ सुधरेगी, उसमें सुधार के उन्हें आसार दिख रहे हैं। हालांकि इमर्जिंग मार्केट में जिन देशों के मुकाबले भारत खड़ा होता है इन्वेस्टमेंट के बाजार में, उनके मुकाबले अब भी यहाँ ग्रोथ कम रहेगी। लेकिन वो जो गैप है उसके कम होने की उम्मीद है। लेकिन नियर टर्म में अगर देखेंगे तो अभी हालात भारत के खिलाफ ही हैं। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।